प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुदेव, गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर। प्रणाम। चलिए आज हम सेशन शुरू करते हैं। किसी का क्वेश्चन है? प्रश्न बताइए सर, क्या मुझे बना। पूछना था, आपका एक वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें आपने सेकंड भाव है, ये आंख है, 10वां भाव और 12वां भाव, ये तीन करियर के रिलेटेड है। तो 10 10 में मुझे, मेरा डाउट इतना ही था, 10 में अगर कोई ग्रह ना हो और सेकंड हाउस में गुरु है, 12वें में शनि है, तो ये 10वें में राशि बुध है बट ग्रह नहीं है, तो सर ये। आप सूत्र पे आएंगे निखिल जी तो समझ में आ जाएगा। आप अपनी कुंडली पे अटक गए। ऐसा मत कीजिए है। समझिए बात को। 10वां भाव को हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा। क्या 10वें भाव हमारे रोजगार को डिसाइड करता है? जब तक ये क्लैरिटी हमारे पास नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। कौन सा हाउस है जो हमें अपने कैरियर चूज करने में मदद कर सकते हैं? तो ऐसा कोई एक भाव नहीं है कि मैं कहूं कि 10वां देखें। जिनका भी ऑन है वो संजय जी, आप अपने आप को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। तो 10वां भाव हमारा जो है वो हमारे एनर्जी लेवल को दिखाता है। और हर व्यक्ति को परमात्मा ने एक विशेष प्रकार की एनर्जी दी है। इसलिए कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक काम करने में अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। अब 10वां भाव उस एनर्जी को डिसाइड करता है। उसका जो लॉर्डशिप है वो ये बता रही है कि 10वां भाव की ऊर्जा किस ग्रह से आ रही है। जैसे 10वां भाव का स्वामी मान लीजिए मंगल है, तो आपको ऐसे समझना है 10वां भाव को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो मंगल से हो रही है। अब प्रश्न उठता है कितनी ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि तो हर कर्क लगन का आदमी के 10वां भाव का स्वामी जो है मंगल हो जाएगा, या कुंभ लगन के अंदर ये सिचुएशन बन जाएगी। परंतु कैसे डिसाइड करें कि इसको मंगल का काम करना है? क्या हर कर्क लगन का आदमी मंगल का काम करता है? क्या वो फौज में जाता है? क्या वो सेना में जाता है? क्या वो जिम करता है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब सूत्र अभी अधूरा है। सबसे पहले ये देखना होता है कि 10वां भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कितना ताकतवर है, यानी कि वो मंगल की ऊर्जा को कितनी ज्यादा ताकत से उस कुंडली को प्रोवाइड करवा रहा है। अगर वो कमजोर है तो निश्चित रूप से वो मंगल से रिलेटेड किसी काम में नहीं घुसेगा, या घुस भी गया तो गलती से वापस निकल जाएगा। तो सूत्र नहीं बना। जब आदमी को इस तरह से स्पेसिफिक ऊर्जा नहीं आ रही तो आदमी अपने दिमाग का उपयोग करता है, मस्तिष्क का उपयोग करता है कि उसका ब्रेन किस तरफ जा रहा है, उसके जहन में क्या आ रहा है, उसके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी फिट हो जाती है। आखिर इंसान कैसे चूज करता है अपने कैरियर को? पहले तो देखता है कि उसका शरीर कैसा है। जिस प्रोफेशन को चूज कर रहा है, क्या उसका शरीर, उसका फिजिक उसको अलाउड करता है? जब वो उस चीज में बहुत ज्यादा सेट नहीं पाता तो अपने जहन में टटोलता है, अपने दिमाग को टटोलता है कि मेरा दिमाग में कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने के बाद मुझे सुकून मिले, या जिसे मैं इजी वे में कर पाऊं। तो वो लगन डिसाइड करेगा। लग्नेश कहां पर जा गया वो बताता है कि इस व्यक्ति का जहन, इस व्यक्ति का मस्तिष्क
किस तरह के कार्यों में ज्यादा फिट है। और फिर इन दोनों शक्तियों से भी बड़ी पावर होती है, वो होती है मन की शक्ति, कि आपका मन क्या करने को करता है। आजकल आप जब भी किसी काउंसलर से मिलते हैं तो एक ही बात कहता है, ये देखो कि बच्चे का मन क्या है, कौन सा काम इसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगने का मतलब दिल को कौन सा काम बहाता है, यानी मून, चंद्रमा, ये भी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अब यह तीन चीजें निकल के आई। क्या क्या? लगन का स्वामी, दसम का स्वामी, और चंद्रमा। तीन चीजें काफी हद तक कैरियर चूज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। सिर्फ मैंने कहा हेल्प कर सकती है, करेंगी ये पक्का नहीं है। फिर क्या फैक्टर आता है? फिर एक उससे भी बढ़कर के फैक्टर होता है कि पूरी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर रहा है। नौ के नौ ग्रहों में से सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट कौन सा है। ये बेस्ट टेक्निक मानता हूं मैं इसको। इंसान अगर उस पावरफुल प्लेनेट के पीछे चल दे तो अपने क्षेत्र में कामयाब होगा ही होगा। जैसे कर्क लगन में शनि उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, किसी कारण दिग्बली हो जाए, नवमांश में स्ट्रेंथ गेन कर ले, बेशक वो कर्क लगन का व्यक्ति है, पर उसको शनि से रिलेटेड काम ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। मायने नहीं रखता कि शनि मार्केश है, मायने नहीं रखता, क्योंकि जब भी हम कैरियर को चूज करते हैं तो फंक्शनल रोल को नहीं देखेंगे, प्लेनेट के फंक्शनल रोल को नहीं देखेंगे। ये नहीं अरे ये तो मार्केश है तो मार्केश ग्रह का तो काम करना ही नहीं हमने, ऐसा नहीं। या योगाकारी ग्रह गुरु है तो हमें तो गुरु का ही काम करना है, ये बिल्कुल गलत सूत्र है। हमें वो काम करना है जो ग्रह हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला ग्रह है। दूसरा, कौन सा प्लेनेट होना चाहिए? जो इक्वेशनली बहुत अच्छा है। अब इक्वेशनली कैसे देखा जाता है? 10th हाउस से उसकी इक्वेशन कैसी बनी हुई है, उस ग्रह की दसम भाव से क्या इक्वेशन बनी। तो कैरियर चूज करना कोई एक लाइन का विषय नहीं हो सकता, कोई एक सूत्र का विषय नहीं हो सकता। इसमें इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, फिर जाकर के हमें वो पाथ मिलता है। अब इन सबसे बड़ी बात एक और है। क्या है? वो है नवम भाव। नवम भाव डिसाइड करता है कैरियर की स्ट्रेंथ को, कि जो भी कर्म कर रहे हो आप, कर्म कोई भी करो, उसको शक्ति प्रदान करेगा नवा भाव। अब नवा भाव की इक्वेशन आपके उस प्लेनेट के साथ अच्छी नहीं है जिसका कि आपने बिजनेस पकड़ लिया या काम पकड़ लिया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, आपके कैरियर की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कर्क लगन का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। कर्क लगन में नवम भाव का स्वामी हो गया गुरु। अब गुरु का कोई व्यक्ति कहता है मुझे काम करना है, मैं टीचर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम टीचर। तो गुरु का काम पकड़ लिया उसने। तो नवम भाव से गुरु की इक्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि वहां से इक्वेशन गड़बड़ हो जाए। जैसे अगर नवम भाव से चौथे नंबर तक गिने तो 12वां भाव आता है। अगर गुरु 12वें भाव में है और व्यक्ति अगर टीचिंग के काम में चला जाए, ज्ञान के काम में चला जाए,
स्पिरिचुअल काम में चला जाए, योग में चला जाए, अकल्ट साइंस में चला जाए, पुरोताई के कर्म में चला जाए, कर्म कांड में चला जाए, धर्म कर्म के कार्यों में चला जाए, पत्रकारिता के काम में चला जाए, तो निश्चित रूप से उसको फायदा हो जाएगा। क्योंकि नवम भाव से गुरु चौथा है। चौथा यानी सुख, यानी उसको सुख प्राप्त होगा। वो अपना जॉब इस कार्य में स्टेबल बना सकता है। अब मान लो, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, यही गुरु आप 12वें में ना बिठा के 11वें में बिठा दो। अब देखने में क्या लग रहा है? देखने में तो लग रहा है गुरु 11वें में बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया, तो यार मजा आ गया। तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे 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 गुरु तो 11वें में बैठ गया, मजा आ गया, ये तो लाभ हो देगा ये तो। और फिर व्यक्ति अगर टीचिंग में घुसने का प्रयास करेगा तो दिक्कत हो सकती है। अगर वो लगन में चला गया गुरु, अब गुरु को लगन में ले आओ, तो नवम से लगन क्या हो गया, पंचम हो गया, इक्वेशनली मच बेटर हो गया। पंचम भाव तुम्हारा पैशन है, यानी व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होगा अगर वो गुरु का काम करेगा। सिंपल बात है, अगर गुरु का काम कर रहा है तो ऐसे आपको पकड़ना है। अब मान लीजिए कर्क लगन में ही कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो मंगल का काम करना है, प्रॉपर्टी का काम करूंगा, पुलिस में जाऊंगा, सेना में जाऊंगा, तो ये देखिए दसम भाव से मंगल की क्या सिचुएशन है। क्या मंगल 12वें में बैठा हुआ ठीक रहेगा? आप कहेंगे तो कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं बैठा, वो दसम के हिसाब से भी ठीक नहीं बैठा कि वो अपने से तीसरे में चला गया। अगर वो मंगल का काम करेगा तो संघर्ष ही करता रहेगा। अच्छा, लगन में बिठा दिया मंगल तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, वहां वो नीच राशि में चला जाएगा। ये ध्यान रखना है कैरियर चूज करते समय, जिस ग्रह से रिलेटेड तुम कैरियर चूज कर रहे हो वो ग्रह किसी भी रूप में कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर ग्रह का चुना हुआ कैरियर आपसे संघर्ष करवाएगा, जीवन भर संघर्ष कराएगा। पेट तो पालते रहोगे, पेट तो सेकंड हाउस ही पाल देता है। किसी का सेकंड हाउस थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हो, पेट आराम से पल जाता है। ये मत सोचा करो मैं तो फलाना काम कर रहा हूं, मेरा तो रोजी रोजगार अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र फेल, ऐसा नहीं। अब यहां पर काम का मतलब क्या समझाया कुंडली में? काम का मतलब है जिस आदमी को अपने काम से प्यार है और अपना काम करने के बाद उसको थकान महसूस नहीं होती, उसको अपना काम करने के बाद एक असीम शांति और ऊर्जा महसूस होती हो, तो समझ लेना बंदा बिल्कुल सही काम में है। अदरवाइज बंदा सही काम में नहीं है, चाहे वो नौकरी कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है। क्योंकि मंगल नीच का हो गया। अगर यहां पर नीच भंग नहीं हुआ या नवमांश में कुंडली में मंगल स्ट्रांग नहीं हुआ तो मंगल से रिलेटेड काम पिट जाएगा ऐसे व्यक्ति का, प्रॉपर्टी का काम चलेगा ही नहीं। इसी तरह से अगर आप चौथे भाव में मंगल को बिठा दोगे तो दसम से बिल्कुल सप्तम है। इक्वेशन कितनी प्यारी बन गई, मंगल की ऊर्जा मिल रही है दसम भाव को, और चौथे में बैठा है तुला राशि का। तुला राशि का मंगल कमजोर नहीं होता, क्योंकि वो नेक्स्ट राशि उसकी खुद की राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि या स्वग्रही राशि से एक कदम पीछे होता है तो मजबूत होना शुरू हो जाता है, और जो भी ग्रह अपनी नीच राशि से एक कदम पीछे होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना।
धनु राशि का मंगल भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगली राशि उसकी मकर है जहां वो उच्च का होगा। तो धनु का मंगल बहुत स्ट्रांग हो गया। ये छोटी छोटी बातें ज्योतिष में, बेसिक ज्योतिष के दौरान ही हमें समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर बड़ा फार्मूला समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार निर्णय करना मुश्किल हो जाता है जब दो ग्रह आमने सामने हो जाते हैं, या दो ग्रह ताकतवर हो जाते हैं। बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको मानूं मैं, किसका पीछा करूं मैं। तो भरत प्राशर होरा शास्त्र में ये टेक्निक दी हुई है कि हमें कैसे चूज करना है। ऐसे ही भाव को चूज करना होता है, ग्रह को चूज करना होता है। तो जब भी कैरियर की बात करोगे तो सबसे पहले पकड़ो कि कौन सा भाव मेरा सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर चौथा भाव मजबूत है तो आप फील्ड का काम कैसे पकड़ लोगे, आप सेल्स का, मार्केटिंग का काम कैसे पकड़ लोगे, घूमने फिरने वाला काम कैसे पकड़ लोगे। चौथा भाव तो सुख का है, फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट्स है। तो आदमी मेरी तरह घर में बैठ के काम करेगा। वो कहेगा और नजदीक और नजदीक, घर होना चाहिए और ऑफिस के नजदीक। बस इतना ही हो, मैं अपने घर से निकलूं ऑफिस में भाग जाऊं, ऑफिस से निकलूं घर में भाग जाऊं। ऐसी तमन्ना होनी चाहिए, क्योंकि चौथा भाव जोर मार रहा है। और ऐसा आदमी हार्डवर्क पकड़ ले तो पंगे हो जाएंगे उसकी जान को। वो कहेगा भागो अब यहां से मैदान छोड़ के, तो समस्या हो गई। पर दसम भाव अगर मजबूत है तो अब उसको आप टेबल वर्क दे दो, एक एसी लगा दो, वो कहेगा मन सा नहीं कर रहा, एक ही तरह का काम, रोज रोज एक ही तरह का काम, मजा नहीं आ रहा, भाग लेगा वो। उसको तो रोज नए नए लोगों से मिलना है भाई, उसको नई एनर्जी चाहिए, डेली नई एनर्जी चाहिए। उसको कहो आज सिंगापुर जाना है, फिर 7 डेज के बाद आपको दुबई पहुंचना है, फिर दुबई में ये मीटिंग करनी है, फिर आगरा पहुंच जाओ, फिर कलकत्ता पहुंच जाओ। वो एंजॉय करेगा अपनी जॉब को, वो जॉब को एंजॉय करेगा। 10th हाउस अच्छा भाई, उसको नई चीजें एक्सप्लोर करने में, नए लोगों से मिलने में बड़ा आनंद आएगा। और पहला भाव मजबूत हो गया तो वो दिमागी काम करके राजी है भाई। उसको पकड़ा दो फिजिकल काम, ये चिट्ठी यहां से यहां तक पहुंचा, अब उसमें दिमाग तो लग नहीं रहा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन ढंग से काम करेगा, ये क्या काम, मैं इसके लिए बनाऊं, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं तो ये नहीं करूंगा भाई, छोड़ के भाग जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है वो भाव की ताकत को देना है, फिर ग्रह की ताकत को देना है, और फिर भाव की ग्रह की इक्वेशन को देना है। तो आप अपना एक अच्छा बेटर कैरियर चूज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है फिर D10 चार्ट क्या करेगा। क्या D10 चार्ट कुछ नया कर देगा? D10 चार्ट कुछ भी नया नहीं करेगा। हमें लगता है कि D10 चार्ट तो सब उलट पलट कर देगा, नहीं। D10 चार्ट के कुछ फार्मूले बड़े शॉर्टकट वाले फार्मूले हैं। इसलिए जो एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर होता है वो D10 चार्ट से चीजों को जल्दी पकड़ लेता है। बस फर्क इतना है, अगर आप लगन चार्ट से जाओगे तो पहले भाव की स्ट्रेंथ देखो, फिर ग्रह की स्ट्रेंथ देखो, फिर ग्रह और भाव की इक्वेशन देखो, फिर जो प्लेनेट निकल के आया है उसको नवमांश में देखो। यहां फाइनल हुआ। D10 चार्ट जल्दी फाइनल कर सकता है, पर बिल्कुल भी D1 चार्ट से डिफरेंट नहीं लाके चीज दे सकता वो। ये ध्यान रखो
आपके पास एक बैग है, बैग में कुछ जेब है, आपने बैग में सामान रख दिया, पर कुछ सामान आपने जेब के अंदर भी रख दिया। कोई पूछे आपसे जेब का सामान बाहर निकालो, तो थैला खोलना पड़ेगा? बताओ। कोई पूछे सामान जो रखा है थैले में, जेब वाला सामान निकालो, तो क्या थैला खोलना पड़ेगा? डेफिनेटली खोलना पड़ेगा चारू जी, बिना थैला खोले, क्योंकि जेब तो थैले के अंदर है और आपने जेब का सामान निकालना है। तो बिना थैले खोले जेब कैसे खुल जाएगी? नहीं खुलेगी ना। आपने अंदर की जेब डाल रखी है। तो ऐसे ही D1 चार्ट आपका थैला है, जितना भी सामान पड़ा है सब उसी में पड़ा है। डिविजनल चार्ट क्या है? वो उसके अंदर की जेबें हैं, थैले के अंदर की जेब है। आप जब अपने करियर को चूज करते हो, तो D10 चार्ट क्या बताता है? आपको एटमॉस्फेयर अपने कार्य क्षेत्र में कैसा मिलेगा, जहां पर आप काम करोगे कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपके सबॉर्डिनेट कैसे होंगे, आपका बॉस आप पे यकीन करेगा कि नहीं करेगा, आपका बॉस आपका को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपका ऑफिस कंफर्टेबल होगा या स्ट्रगलिंग होगा, वहां पे पॉलिटिक्स होगी या आपको मदद मिलेगी। वो आपके कार्य क्षेत्र के इंटरनल मामलों को उजागर करने का कार्य D10 चार्ट करता है, ना कि कैरियर को डिसाइड कर रहा है। कैरियर नहीं डिसाइड कर रहा, कैरियर तो D1 D9 ने डिसाइड कर दिया बस। जो डिसाइड हो गया, वो हुए उन्हें कितनी वो बंदा तरक्की करेगा, उसे कितनी मदद मिलेगी, उसे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बच्चा आईटी में जाता है, वो गूगल में लग जाता है सीधा, मैटर नहीं करता कि 30,000 रुपये महीने में ही लगा है, नया बच्चा है। पर जब भी वो कहीं कहता है मैं गूगल में काम करता हूँ, उसकी रेपुटेशन 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले से भी ऊपर उठ जाती है। शुरुआत में ही वो ब्रांड से जुड़ गया। तो ये क्या था? ये उसको अपॉर्चुनिटी मिली, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली अपने क्षेत्र की। एक बच्चा लगा हुआ है बेचारा, कहीं पर भी कोई काम दे दो, कोई कह रहा है यार थोड़ा फ्रीलांस कर दे, नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, चल 10,000 रुपये दे देंगे तुझको, ये हमारा काम कर दे। फिर वो बेचारा 3 जगह से काम लेके आता है तो 30,000 रुपये कमाता है वो भी आईटी का ही बच्चा, काम वो भी वही कर रहा है। ये जो चीज है, ये D10 चार्ट आपको बड़ा इजीली बता देता है कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसी मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी। अब कौन था जिसने ये प्रश्न चूज किया था? वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, निखिल। हाँ, निखिल। जी सर। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ सर, काफी सारे पॉइंट्स से हमें एक जनरल आइडिया मिला कि कौन से भाव से क्या इन्फ्लुएंस होता है। एक ये ओवरऑल सब रफली चीजें आइडिया मिला। बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से चीजें होंगी। मैं भी सोच रहा जी। हूँ अभी मार्च अप्रैल से लाइव क्लास चलाऊं यहाँ गुड़गांव में, अपने घर पर। देख लिया आलसी आदमी हूँ, दूर तो चलाऊंगा नहीं, घर पे ही चलाऊंगा। तो मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं, ये कोर्सेज में कवर नहीं होती हैं। स्टूडेंट को जल्दी है कोर्स पूरा करने की, और अगर नहीं भी होती तो वो हमारे अंदर जल्दी पैदा कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा, तो फिर हमें भी टेंशन हो जाती कि कोर्स पूरा कराओ पहले तो, नहीं तो ये तो कहेंगे सब वेस्ट हो गया हमारा। तो हम भी कोर्स पूरा करने में लग जाते हैं, ये चीजें छूट जाती हैं।
इसलिए जो संडे का डाउट क्लियरिंग सेशन है वो मैं इसको सबसे बेस्ट सेशन मानता हूं, अपने कोर्सों में सबसे बेस्ट। क्योंकि यहां पर हम छोटी छोटी सूत्र को बड़ा एलोबरेट करके समझ सकते हैं। और मैं समझता हूं आप लोगों के कंफ्यूजन को। जब कैरियर की बात आती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि दसम को पकड़ें, कि छठे को पकड़ें, कि लगन को पकड़ें। भैया सबको पकड़ना पड़ेगा। आपको वो पकड़ना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा मजबूत है। छठा मजबूत है तो नौकरी पकड़नी पड़ेगी। दसवां और ग्यारहवां मजबूत है तो व्यापार पकड़ना पड़ेगा। अकेला अकेला दसवां नहीं। अगर व्यापार पकड़ना है तो दसवें के भरोसे मत बैठ जाना। दसवां तो नौकरी को भी काम करेगा ना। दसवां तो सिर्फ कर्म को दिखा रहा है भाई। आपका कर्म करने का तरीका क्या है वो बता रहा है दसम तो। आपका दिमाग को जब कोई काम दिया जाता है तो आप उस काम को कैसे निपटाते हैं, ये बात दसम भाव बता रहा है। दसम भाव तो डिसाइड ही नहीं कर रहा। अगर दसम भाव में ऊर्जा अच्छी है और ग्यारहवें भाव में भी ऊर्जा अच्छी है तो आप व्यापार में कमा सकते हो। अदरवाइज आप फंस जाओगे। और आप हमारी तरह काम करना चाहते हो कि ना तो हम व्यापार करेंगे ना नौकरी करेंगे, तो सप्तम भाव पर जाना पड़ेगा। फिर आपको गुरु को देखना पड़ेगा। कंसल्टेशन दे रहे हो आप, पर सप्तम भाव को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और सप्तम भाव पिटा पड़ा है या पत्नी से लड़े पड़े हो तो गड़बड़ हो जाएगी। और ज्योतिष के क्षेत्र में ये ज्योतिष सीखने वाले 90% से ज्यादा लोग अपने जीवन साथी से लड़ गुड़ करके आते हैं। तो ढंग से जूत बजा के, जिसको हरियाणा में कहते हैं ना, खूब जूते बजा के। और जब दुखी हो जाते हैं तो उन्हें लगता है ज्योतिष में कोई रोशनी दिखाई देगी और वहां से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और फिर उनका काम नहीं चलता, है ना। तो अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए अच्छा जीवन साथी बनना बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत आपको सच्चा सूत्र दे रहा हूं, है ना। नहीं, पता चला क्लाइंट घर पे बैठा हुआ है, पत्नी बर्तन फेंक फेंक के मार रही है। बोला आज तेरा ग्रह नक्षत्र मैं सीख करती हूँ, तो दुनिया का ठीक कर रहा है, खुद का तो हो नहीं रहा तेरे से। तो भैया बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, है? तो ऐसे में ये सूत्र कहां से आया भाई? 7,000 डे टू डे इनकम। रोज शाम को हमें डायरी में लिखना पड़ता है कि आज इतना पैसा आया। यही 7,000। अगर डायरी में ना लिखना पड़े, महीने का लिखना पड़े एक बार कि 1 लाख रुपया सैलरी आई, 2 लाख रुपया सैलरी आई, 30,000 रुपया महीना सैलरी आई, तो छठा भाव। सिंपल सी बात है। और अंडर द टेबल पैसा आ रहा है, सैलरी से भी आ रहा है, अंडर द टेबल भी पैसा आ रहा है। ये गुप्त धन है जिसको चाह के भी नहीं बता सकते आप। बताओगे तो बेइज्जती हो जाएगी बड़ी भारी। और लीगल भी नहीं है, कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, पर आ रहा है। तो मैं अष्टम भाव भी देखना पड़ेगा। तो अष्टम भाव आपका बड़ा अच्छा काम कर जाएगा। पर अष्टम अकेला काम करेगा नहीं, जोड़े से काम करेगा। 11वां भी चाहिए। अष्टम से 11 तक गिनो। रिश्वत का पैसा देखना है ना, तो अष्टम से 11 तक गिनो क्या आएगा। आई समझ में? क्या आ रहा है चौथा? हाँ, सुख। चतुर्थ। गुप्त धन का सुख ऐसे थोड़ी मिल जाएगा जब तक 11वां नहीं चाहेगा। तो ऐसे भी रट्टा नहीं मारना कि भाई 8वां गुप्त धन है तो अष्टम भाव से देखा जाएगा। सूत्र अधूरा हो जाएगा। अष्टम के साथ साथ 11वां चाहेगा तो आएगा ना गुप्त धन। नहीं तो फिर आप फंस जाओगे कि साहब ज्योतिषी भी तो 8वें से आता है। ज्योतिषी भी तो 8वें से आ रहा है।
इसका मतलब गुप्त धन आ रहा है इसके पास। वहां तो सारे प्रकट में देते हैं, है ना, हम तो लिख देते हैं फीस इतनी है, तो कहाँ छिपा हुआ है? कोई रिश्वत तो देता नहीं हम। तो हमें भाव को भाव के साथ जोड़ना है, ग्रह को भाव से कनेक्ट करना है। ये चक्की है, आटा पीसने की पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, ज्योत कुंडली एक चक्की है। जिसको ये चक्की आसानी से चलानी आती है, बस वो ज्योतिषी बन जाता है, वो बेचारा आटा निकाल लेता है बढ़िया सा, है ना, गेहूं से आटा बना लेता है। जिसको चक्की नहीं चलानी आती वो फंस जाता है। ये चीज है। मैं क्यों कहता हूं ज्योतिष के क्षेत्र में आना है तो अपने जहन को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट को बदलना पड़ेगा, ईगो से बचना होगा। ये चीजें उन लोगों के काम आएगी जिन्होंने बहुत अच्छा ज्योतिषी बनना है, बहुत अच्छे का मतलब रेपुटेटेड, जिसकी रेपुटेशन हो सोसाइटी में। अगर केवल तागे ताबीज बेचने वाला बनना है तो एक अलग चीज है, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए वो सब सूत्र काम नहीं करते। हाँ सर। जी। इसी से रिलेटेड दो सवाल सर है, छोटा छोटा। एक तो कि क्या हम लोगों को आत्मकारक ग्रह को भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो मन की चेतना और ऊर्जा स्तर को डिनोट करता है। नंबर टू, कि सॉफ्टवेयर में जो भाव बल दिए रहता है, क्या उस भाव बल को हम लोग भाव के मजबूती के लिए कंसिडर करें या किसी और तरीके से देखें? पहले सवाल का जवाब, कोई आवश्यकता नहीं है आत्मा कारक देखने की। हर पैथी अपने आप में इंडिपेंडेंटली मजबूत पैथी है। अगर आप पराशर ज्योतिष देख रहे हैं तो आप पराशर के सूत्रों को ही फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने आत्मा कारक का कंसेप्ट लगाया तो आपको सारा का सारा फार्मूला उस कुंडली में जेमिनी का ही लगाना पड़ेगा। फिर वहां पर राशि दृष्टि लगानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कौन सी राशि किस भाव को दृष्टि दे रही है और भाव को बल कहां से प्राप्त हो रहा है। नहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। आत्मा कारक ग्रह को किंग कहा गया है, पर वो जेमिनी ज्योतिष में कहा गया है। जैसे हम कहते हैं पराशर ज्योतिष में सूर्य किंग है, सूर्य राजा है, नौ ग्रहों का राजा है। वहां पर कहते हैं भाई आत्मा कारक ग्रह राजा है, पर जब जेमिनी की चर्चा चलेगी तो हम उसे राजा कहेंगे, आत्मा कारक ग्रह को, ना कि पराशर ज्योतिष में ये बात कहेंगे। हम यहाँ लाल किताब का फार्मूला भी नहीं लगाएंगे कि साहब लाल किताब का फार्मूला लगा दो, वो भी हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर में भाव बल दिया रहता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, पर उसको लास्ट ना समझे, उसको फाइनल ना समझे, उससे मदद ले। मदद लेने के बाद भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसकी इक्वेशन क्या है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा दें। जैसे 12वें भाव में सर्वाष्टक वर्ग में मान लो 23 नंबर मिल रहे हैं और चौथे भाव में 32 नंबर है। किसी ने पूछा विदेश जाना ठीक रहेगा? आपने कहा अरे सर्वाष्टक वर्ग में कम पॉइंट है तो नहीं ठीक रहेगा, पर यह अधूरा ज्ञान वाली बात हो गई। हमें देखना है 12वें भाव का स्वामी कहाँ गया, दसम में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। 12वें को दसम से गिनेंगे तो 11वां आ जाएगा, यानी विदेश से लाभ। विदेश से लाभ होगा या नहीं होगा, हो सकता है, डाउट है, क्योंकि 11वां 100% प्राप्ति को नहीं बताता। प्राप्ति स्थान सप्तम भाव है, प्राप्ति भाव 11वां है।
और 12वें का लॉर्ड अपने से 12वां 11वें भाव में चला गया, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके कमाता है। बना सूत्र। तो ये जब तक हमें ये चक्की नहीं चलानी आएगी, हम कैरियर चूज नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत कहाँ आती है, जब हम सोचते हैं अरे हम तो ये काम कर रहे हैं, तो कुंडली से तो नहीं निकल रहा, इतना जल्दी कैसे निकल जाएगा भाई, है? कोई घिया का रस थोड़ी जो 1 मिनट में मिक्सर में डाला और एकदम से निकल आएगा। स्टेप बनाओ, स्टेप बनाने सीख लो, आ जाएगा। कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, जल्दबाजी मत करो बस, और कुछ सर एक नहीं। आर्य जी। सर एक गुरुदेव कंसेप्ट। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल था। जी। अगर हम जैसे दशा महादशा जो भी डिफरेंट दशा होती है और उसमें नक्षत्र भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप अपन ये लॉजिक जो आप अभी अपन ने पढ़ा, अगर ये अप्लाई करते हैं तो दशा में अगर फेवरेबल नहीं है तो उसके जो रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल शुक्र शनि शनि शनि, फिर एंड में फिर एंटायर प्लैनेट सारे रवि या मंगल के नक्षत्र या वटेवर, तो उसमें उल्टा हो जाएगा सब, या फिर आई बिल्कुल मीन। नहीं होगा ओके। हरीश, पहले तो हम चीजों को गलत समझ गए और कुछ भी बात नहीं। नक्षत्र में जाना क्यों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। नक्षत्र डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे उद्देश्य का। कोई भी कर्म किया जाता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। कोई व्यक्ति शादी करता है धर्म के लिए, कोई व्यक्ति विवाह करता है कामना पूर्ति के लिए, और कोई व्यक्ति शादी करता है मोक्ष के लिए, और कोई व्यक्ति शादी करता है अर्थ के लिए। अब जीवन में चार ही तो सोपान है, यही तो हमारे चार परम उद्देश्य हैं। हर मनुष्य इनमें से एक चूज करेगा, एक चुनेगा। हर कर्म के पीछे उनका चारों में से एक चीज होगी उसके दिमाग में, चाहे वो विवाह सही। हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बच्चे पालना हो, कुछ भी हो, इन चारों में से एक उद्देश्य उसका होता है। नक्षत्र उस उद्देश्य को डिसाइड करता है कि तेरा जो कर्म है, जो तू कर्म कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और पीछे का उद्देश्य कौन डिसाइड कर रहा है? उद्देश्य का डिसाइड हो रहा है पास्ट लाइफ कर्म। पास्ट लाइफ कर्म। एक व्यक्ति कहता है यार ऐसी लड़की से शादी हो जाए जो इकलौती हो, बाप खूब पैसे वाला हो, मुझे काम ना करना पड़े, पैसे नहीं कमाने चाहता मैं, पर पैसे चाहिए बहुत ज्यादा। तो उसको आसान रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? भाई एक अमीर लड़की से शादी कर लो। तो उसका उद्देश्य क्या है? अर्थ। धर्म नहीं है, अर्थ है उसका पीछे का उद्देश्य। अब सप्तम भाव का स्वामी ये दिखाता है कि हम दूसरे के साथ जुड़ना क्यों चाहते हैं। हमें दूसरा चाहिए ना, ठीक। सप्तम का मतलब दूसरा। हम तो है ही हैं, दूसरा भी है। सप्तम में दो आ जाते हैं, दूसरा आ गया। पर दूसरा क्यों चाहिए, ये बात सप्तम भाव का स्वामी डिसाइड नहीं करता। वो तो बस दूसरा बता रहा है, क्यों चाहिए वो नहीं बता रहा। सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठेगा, सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठेगा और उन नक्षत्र का कौन सा चरण होगा, वो चरण डिसाइड करेगा कि इसका उद्देश्य विवाह के पीछे क्या है। क्या यह व्यक्ति धर्म की पालना करना चाहता है? ये व्यक्ति शादी इसलिए कर रहा है कि इसको जगह जगह भटकना ठीक नहीं लगता। इसको लगता है यार मेरे जीवन में स्टेबिलिटी हो,
मेरे विवाह में। ये नहीं कि साल भर मैं इसके साथ, 2 साल मैं उसके साथ, 3 साल मैं उसके साथ। ऐसा मैं नहीं चाहता। इसका अलावा नक्षत्र का पहला चरण होगा। पहला चरण धर्म को डिसाइड करता है। धर्म मीन्स ड्यूटी। वो व्यक्ति विवाह को एक ड्यूटी मान रहा है कि यार ये तो मेरी जिम्मेदारी है, इसको निभाना मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे मैरिज लाइफ चलाना है। ऐसे लोग अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए भयंकर प्रयास करते हैं। मतलब जो कहते हैं ना, पत्नी के पैर पकड़ के बैठ गया, ये वही लोग होते हैं। मतलब वो कहते हैं शादी नहीं टूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाओ, चाहे मुझे हाथ पैर जोड़ने पड़े, चाहे मुझे कंप्रोमाइज करना पड़े, वो कर जाते। तो ये नक्षत्र का पहला चरण आया तो धर्म। सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर दूसरा चरण आया तो उद्देश्य अर्थ है। वो कह रहे तू खाली क्यों बैठी है भाई, ग्रेजुएशन की है ना, नौकरी कर। वो कह रही नौकरी नहीं लग रही, चल तेरी दुकान करवा देता हूँ, सिलाई मशीन रखवा देता हूँ। खाली बैठी हुई उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा भाई कमा के दे, मुझे नहीं पता बिजली का बिल कौन भरेगा, बच्चे कौन पालेगा। वो कह तू कमा तो रहा है। बोला नहीं, ये मतलब नहीं, मतलब नहीं बनता। कुछ भी कर पर कमा। वो महिलाएं कहती है हमारे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, कहता काम करो। पर उन्हें नहीं पता उसका सप्तमेश का नक्षत्र अर्थ का उपदेश बता रहा है कि उसका विवाह के पीछे अर्थ है, मीनिंगफुल। नहीं कमा रही तो यार वाइफ ही खराब है, कमा क्यों रही है। और जिसका धर्म का उद्देश्य है वो नहीं चाहता कि मेरी पत्नी काम करे। बेशक वो काम कर रही है, पर उसका दिल कहता है यार ये नौकरी छोड़ दे तो पीछा छूटे। जैसे ही वो कहती है मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। वो नहीं चाहता भाई। वो औरत जबरदस्ती नौकरी कर रही है, पति नहीं चाहता। तो सारा खेल नक्षत्र में है। नक्षत्र बहुत गहरी बात बताने के लिए होते हैं, ऊपरी स्तर की बात बताने के लिए नक्षत्र नहीं होता। विवाह कब होगा, कैसा होगा, इसके लिए नक्षत्र की आवश्यकता ही नहीं है। और कामना पूर्ति के लिए चले गए ओनली टू फिलफिल द सेक्सुअल डिजायर। अगर तीसरा चरण आ गया तो, और वो अगर डिजायर पूरी नहीं हो रही तो वो कहेगा मैं दूसरी के पास जा रहा हूं, मैं तीसरी के पास जा रहा हूं, मैं चौथी के पास जा रहा हूं। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर स्त्री की कुंडली में भी अगर तीसरा चरण आ रहा है सप्तमेश में, तो वो भी कहेगी मैं, मुझे तो फिजिकल डिजायर फुलफिल चाहिए, मुझे नहीं। और मुझे समझ में ही नहीं आता शादी का उद्देश्य क्या होता है। जो लोग कहते हैं बिना फिजिकल नीड पूरा हुए मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती, वो तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। और एक चौथा चरण है, वो कहता है मोक्ष चाहिए मुझे। ये मुझे जितना मर्जी सता ले, जितना मर्जी तंग कर ले, जितना तंग करेगी अच्छा है, मेरा मोक्ष हो जाएगा। मेरे जो अगले पिछले जो पाप कर्म जो भी होंगे खत्म हो जाएंगे। पीट ले, कूट ले, जो है देख ले, गाली गलौज जो करना है कर ले। प्यार नहीं करते वो, पर वो शादी इसलिए करते हैं कि उनको मोक्ष चाहिए। किसी ने समझा दिया कि मोक्ष मिलने के लिए दो होना जरूरी है, दूसरे की पालना करना जरूरी है, नहीं मोक्ष नहीं मिलेगा। उनका उद्देश्य मोक्ष का उद्देश्य है। इसलिए वो भयंकर से भयंकर पीड़ाएं भी अपनी विवाह के अंदर सहन कर जाएंगे, भयंकर से भयंकर पीड़ाएं, पर मैरिज नहीं तोड़ के राजी। पर मैरिज टूट गई जिस दिन, उनको एक पैसे का फर्क भी नहीं पड़ता। ध्यान से समझना, मैरिज टूट गई तो एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो था कि नहीं था। अगर वो सिर्फ पीड़ा दे करके उसके साथ रह रही है
तो रहता चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जिस दिन छोड़ गए उस दिन कहता है अच्छा टाटा बाय, कोई दिक्कत ही नहीं। वो कहता है देखो जी मैंने तो शादी कर ली, मुझे मोक्ष चाहिए। वो अध्यात्म के मार्ग में घुसा रहेगा। तो उनको घर गृहस्थी चलाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता मोक्ष वालों को। बस वो निभा रहे अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब को देखते हुए। ये है नक्षत्र। नक्षत्र बहुत डीप सेंस के लिए देखे जाते हैं। और फिर नक्षत्र जब देखेंगे तो ऐसे थोड़ी देखेंगे, नक्षत्र से नक्षत्र देखा जाता है। अच्छा सप्तमेश फलाने नक्षत्र में बैठा है तो पत्नी से लाभ होगा कि नहीं होगा। तो जिस नक्षत्र में बैठा है उससे 11वां नक्षत्र देखो कौन है, और जो नक्षत्र आया 11वां वो कौन से ग्रह का नक्षत्र है। फिर उस ग्रह को देखो कि कहाँ बैठा है वो सही बैठा है तो हो गया बात। जब नक्षत्र को देखेंगे तो फिर हम, ग्रह सेकेंडरी हो जाएगा, नक्षत्र प्राइमरी हो जाएगा। हर चीज नक्षत्र से देखी जाएगी। लगन कौन सा नक्षत्र का है, अश्लेषा नक्षत्र है। आप जी। बेशक हो गए कर्क लगन में पैदा, पर अश्लेषा नक्षत्र आ गया, आप कहेंगे ये तो बुध का प्रभाव आ गया। अब अश्लेषा नक्षत्र, आप मान लो आपकी राशि आ गई मीन राशि आ गई, या आप जो है आ, आ, कोई ऐसी निश्चित। राशि आ गई, मेष राशि आ गई मान लो, अश्विनी नक्षत्र आ गया मान लो। तो आपने देखना है कि आपका जो लग्नेश है, जो चंद्रमा है, जो अश्विनी नक्षत्र में चला गया, तो हम ये थोड़ी देखें लग्नेश दशम में बैठा है। तो हम देखेंगे अश्लेषा का और अश्विनी नक्षत्र का क्या संबंध है। मतलब अश्विनी से जब अश्लेषा तक गिनेंगे तो कितना, कौन सा नक्षत्र आ रहा है, या अश्लेषा से अश्विनी तक गिनेंगे तो कौन सा नक्षत्र आ रहा है। तब हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो वो साइंस बिल्कुल ही अलग तरीके से चली जाती है। रही बात दशाओं की, दशाएं ओनली टाइमिंग फैक्टर्स को दिखाती ओके। है, ओनली टाइमिंग फैक्टर। कौन सी घटना कब हो सकती है कब नहीं हो सकती, तो वो केवल नक्श संभावनाओं को बता रही है, वो टाइमिंग फैक्टर को बता रही है। दशाएं उस चीज को दिखा रही है। नक्षत्र का, नक्षत्र से दशा आ रही है। दशाएं जो बनती है वो नक्षत्र से बनती है, नक्षत्र बेस होती है तो गुरुदेव नक्षत्र टाइमिंग के लिए। अक्षर गिने जाएंगे या फिर ये अलग साइंस हो गई? मतलब जैसे आप हमेशा अंतर दिखाते हैं साइंस किताब। साइंस साइंस वही ही है, साइंस वही ही है। यही है कि हमें डेप्थ में कितना जाना है, हम्म। मुद्दा ये है बस। अगर हमने देखना है यार एक कप है, कप में पानी भरा हुआ है, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं पानी कप है, कप में पानी भरा हुआ, खत्म। अब जी। पानी आरओ का है कि कुएं का है कि नदी का है कि समुद्र का है, अब इस तहकीकात में जाना है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मामला बदल गया कि नहीं बदल गया। अब मामला बदल गया, तो साइंस बदल जाएगी, समझ गया। बदल जाएगी। टेक्निक पे टेक्निक बदलेगी, आपको टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। और टेक्निक के लिए जरूरी है कि हम बेस को समझें। अच्छा एक बात बता दूं मैं यहाँ पर, हमारे प्रगति मैदान में फरवरी के अंदर नक्षत्र लग रहा है। तो एस्ट्रो पाठशाला ने भी डिसाइड किया है कि वो अपने जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी एस्ट्रो पाठशाला से कोर्स किया है या कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं बता दूं, वैसे ये सर्कुलेट हो रहा है, पर अभी जितने ज्यादा की हमें उम्मीद थी उतने ज्यादा लोगों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो प्रोग्राम तो होगा, प्लस जो है, अगर कोई उस किसी टॉपिक पे बोलना चाहता है स्टूडेंट, हमने जो स्लॉट बुक किया है
वो आर्य लड़का आएगा, वो आपको बता देगा। अगर कोई बोलना चाहता है टॉपिक के ऊपर, ज्योतिष पर बोलना चाहता है, तो भी वेलकम है। हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट को ही प्लेटफॉर्म देते हैं। हम कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। टीचर भी एस्ट्रो पाठशाला का होगा, स्टूडेंट भी एस्ट्रो पाठशाला का होगा। हम ही सेलिब्रिटी होंगे, हमारे स्टूडेंट ही सेलिब्रिटी। तो मैंने कहा ये मैं पहले आपको बता दूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ धन्यवाद चारू। गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं आप गुरुजी? ठीक है तबीयत अब आपकी? तबीयत तो क्या है कि मैं कफ प्रकृति का हूँ, हम्म। और कफ के साथ कभी भी डिशुम डिशुम हो जाती है मेरी। जब भी मैं सर्दी को सर्दी नहीं समझता, तो सर्दी समझा देती कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ जी। मैं हमेशा, मैंने हरिद्वार के अंदर हर मौसम देखा। एक दिसंबर के मौसम में मैं कभी नहीं गया था। तो बेवकूफी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, इस बार था कि नया साल वहीं मनाएंगे। अब मनाया सो मनाया। अब किसने कहा था गंगा जी में घुसने को? अब घुस भी गए, और खूब घुसे। एक आध बार हो तो गंगा जी भी माफ कर देती है। उन्होंने कहा बंदा मान के नहीं दे रहा। तो चलो वहां तो कुछ नहीं हुआ। जब वापस आए तो पता चला कि भाई हाँ जी। मामला गर्मा गया है। गर्मा के नहीं, ठंडा 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 हो गया मामला। तो एक डेढ़ दिन बुखार रहा, तो वायरल टाइप का हुआ। और फिर उसके बाद खांसी शुरू हो गई। खांसी भी गजब वाली खांसी हुई। तो अब बड़े दिनों के बाद फिर गला जो है, अक्सर क्या होता है कि जब बलगम ज्यादा होता है या खास खास के भी गला कई बार ज्यादा बेचारा फंस जाता है। तो गला जो है थोड़ा बहुत है, पर मैं जब लगातार बोलता हूँ तो ठीक महसूस करता हूँ। शुरुआत के 2-3 मिनट ऐसा लगता है भरभराई आवाज है, पर हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। आपकी हाँ बातों का जवाब तो दे ही रहा हूँ। हाँ हाँ जी। बहुत बड़ी बात है गुरुजी, तबीयत खराब है तो भी आप सेशन ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। नहीं, वो अच्छा तो मैंने गुरुजी एक। कुछ स्टूडेंट को मैंने बताया भी था, और कुछ लोग क्लास के लिए जल्दी कर रहे थे। मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो क्लास नहीं छोड़ना चाहता। मेरा बस चले तो हरिद्वार ऋषिकेश में बैठ के भी मैं क्लास ले लूँ। घर वाले नहीं लेने देते, वो एक अलग बात है, वरना मेरा मन चले तो मैं करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आता जिस दिन मुझे ये लिखना पड़ता है कि भाई आज क्लास नहीं है। आप लोगों से ज्यादा उदास मैं होता हूँ। मतलब वो मेरे 1.5-2 घंटे ऐसे गंदे वाले बीतते हैं ना, पड़े पड़े भी। मैं चैनल ही बदलता रहता हूँ, सच बताऊं। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ा मन बेचैन हो रहा होता है। पर क्या होता है कि कुछ बोलने के बाद ही खांसी शुरू हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। दिल्ली में है ही बड़ा ठंडा मौसम चल रहा है अभी। बहुत कि ठंड है। 60 साल का बूढ़ा आदमी हमें पढ़ा रहा है, ये क्या मतलब? नहीं नहीं। अच्छा गुरुजी चलिए। एक नवमांश पे एक बात मुझे पूछनी थी। जैसे कि नवमांश में जो त्रिकोण 159 में जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो शुभता देते हैं, और जो केंद्र में आ जाते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। उसी हिसाब से उनके कारक तत्व भी बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर कोई ग्रह, जैसे आपने गुरुजी एक लेक्चर में ये कहा था कि 6th हाउस में मंगल, 8th हाउस में शनि, और 12th हाउस में शुक्र, तो अगर ये आ जाते हैं तो ये फिर भी ठीक है, तो क्या इनके कारक में फर्क नहीं पड़ेगा? कारक में फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी तो सूत्र बनाया कि छठे में मंगल, 8वें में शनि, 12वें में शुक्र। हम्म। कारक तो का नाश नहीं होता हाँ अच्छा, बस नवमांश वही में। मुझे हाँ, नवमांश में। ठीक है गुरुजी। नवमांश। और एक एक छोटी सी और हाँ, एक चीज। पर जो है मेन कुंडली में गड़बड़ हो जाती है। जी। अच्छा गुरुजी एक चीज और पूछनी थी। जैसे कि हमने नवमांश में, नवमांश कुंडली D1 और D9 में, D1 का कौन सा हाउस उदित हो रहा है नवमांश में, हमने इस पे चर्चा करी थी। जी। और ये बहुत सटीकता से मैच हुआ है, मैंने काफी कुंडली में देखा। एक गुरुजी दशमांश में भी यही होगा? दशमांश में भी आपके D1 चार्ट का? नहीं। अच्छा ठीक। कनेक्ट जरूर करना होता है, पर वो राइजिंग वाला नहीं होता। चलो
ठीक है गुरुजी, एक दशांशा पे एक आप छोटा सा कोर्स कर दो ना प्लीज। कोई प्रैक्टिस कुंडली वगैरह करनी बहुत जरूरी है। जब कोर्स चलता है जब तो चारू जी आते नहीं हो, है जब जब कोर्स नहीं निकल जाता है फिर सारे कहते हैं हम ये करेंगे हम ये करेंगे, है नहीं नहीं, जब मैं इसलिए मैंने कोर्स इस चलाता बार हूँ फिर आओ। नहीं नहीं, इसलिए मैंने इस बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चांस नहीं लिया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए करना है। जब ये हाँ, डिविजनल चार्ट का था गुरुजी तब मेरी शिफ्टिंग चल रही थी, इसलिए मैं वो कर नहीं पाई। बहुत देखो मन था लेकिन कर ही नहीं पाई। नंबर कब आता है अब देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी, मैं वेट करूंगी। ठीक है, हम्म, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ मेहरा साहब। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं लाल किताब से संबंधित। पहला तो जो जन्मदिन का ग्रह निकालते हैं, जी। जैसे अब हॉरोस्कोप इस पे आता है सॉफ्टवेयर पे, तो वो तो 12 बजे के बाद अगला दिन दिखा देता है। और जहाँ तक मैं समझ रहा था शायद सूर्य उदय से हम वार को देखेंगे, तो अगर कोई 2:30 बजे पैदा होता है संडे की रात को, तो हम्म फिर हम उसको मंडे जन्मदिन का ग्रह मानेंगे या संडे मानेंगे? पहली बात तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। हमने कर निकालना ही क्यों है जन्मदिन का ग्रह? पहले तो इस बात पे चर्चा हो ना। निकालना क्या है वो तो बहुत बात की बात है, तो बहुत इजी है। निकालना क्यों है बताओ। सर मेरे ख्याल लाल किताब में जन्मदिन का जो ग्रह है वो लकी होता देखो, है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा। ऐसा नहीं। ओके। नहीं तो निकाल के देख लेना, जी। ऐसा नहीं है। अगर होता तो मैंने उसको कोर्स का एक पार्ट बनाया होता। ओके। बहुत सी जो अनवांटेड चीजें थी वो मैंने साइड में कर दी, जिसका कि प्रिडिक्टिव पार्ट में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक। ठीक ठीक है है। सर। सर एक हाँ। चीज और है कि जो क्या लाल किताब में भी महादशा अंतरदशा अपनी निकालने का तरीका और वो प्रिडिक्शन में यूज होती है? हाँ, महादशा अंतरदशा। देखो लाल किताब में दोनों ही दशाएं लगाई जा सकती हैं। एक तो खुद की एक है जिसे 35 साला चक्र बोलते हैं। जी। 35 साला चक्र जीवन में जिस उम्र में जो उम्र चल रही है, किस ग्रह का इम्पैक्ट चल रहा है इस समय, वो 35 साला चक्र सबसे ज्यादा अच्छे से बताता है और बहुत सारे सूत्रों को खोल के रख देता है। जिन जो वैदिक ज्योतिष से आए हुए हैं वो विषुवंतरी दशा भी लगा सकते हैं, परंतु सूत्र बाकी के सूत्र सारे में लाल किताब के लगाने पड़ेंगे तो बात बनेगी। पर मैं फिर भी कहूंगा 35 साला चक्र से अभ्यास करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर बहुत मतलब सटीक। वर्षफल और 35 साला दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन होगी? वर्षफल तो किसी इवेंट को फाइंड आउट करने के लिए है, जी। प्रेडिक्टिव पार्ट नहीं कह सकते उसको हम। जैसे आप आए कि आपकी मान लो बिटिया है और आपने कहा जी मैंने तो मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर मैंने शादी रख दी है। अब वर्षफल किसे ये बताओ, कोई पंगा तो नहीं है, ये अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो ऐसे में वर्षफल आपके लिए बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। वो चीज दशा में नहीं निकल के आ पाएगी। वो आपको वर्षफल बता देगा कि यार ये ग्रह जो है बिटिया वाला वर्षफल में कहाँ चला गया। अगर वो खराब है तो उसका फिर उपाय होगा, क्योंकि अब इवेंट तो रख दिया, अब तो बदलेंगे नहीं। अगर इवेंट नहीं रखा, अभी फिक्स नहीं किया, और आपके दिमाग में अप्रैल मई में शादी कर देनी है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई अप्रैल में ना रख के मई में रखो या जून में रखो, तो वर्षफल काम आएगा। पर केवल सिंपल चीजें देखने के लिए या सिंपल वो करने के लिए वो सब उनमें वर्षफल की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। 35 साला चक्र आपके मेन चार्ट पे सबसे ज्यादा काम करता है। फिर भी ज्योतिष है, अथाह सागर है, किसको किससे कनेक्ट कर लो, प्रैक्टिस की जी। बात है। जी सर। सर जो बद्ध है और एक वो होता है एक मंदा और एक बद्ध, हम्म, टेक्निकल डिफरेंस है तो ये शायद दोनों ही कमजोर ग्रह, बद इनमें ना टेक्निकल डिफरेंस ना क्या है सर? ना ना ना, अच्छा। बिल्कुल रॉन्ग। जी। बद तो मजबूत भी हो सकता है, और बद अक्सर मजबूत ही मिलते हैं। ओके। बदमाश कोई सिंपल सिंपल मिलते हैं क्या? वो मेरे जैसे थोड़ी मिलते हैं, बेचारे हल्के फुल्के से, है ना, तो वो मिलेंगे स्ट्रांग मिलेंगे। मंदा जो होता है वो होता है जिसे जो नेगेटिव असर दे रहा है, उसे कहते हैं मंदा असर देने वाला।
यानी कि अपने कारकत्व के रिजल्ट को बहुत कमजोर तरह से दे रहा है। जैसे कहा कि शनि आपकी कुंडली में मद्दा है, इसका मतलब क्या हुआ कि शनि के पास काम था धन लाने का, पर शनि मद्दा है तो धन दे नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, बहुत स्लो स्लो देगा। तो हमने कहा यार शनि तो मद्दा है। अब जो जल्दी जल्दी रिजल्ट दे रहा है वो मद्दा नहीं है। अब मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी का योग बहुत है, तो इसका मतलब मंगल मद्दा नहीं है। आपने हर 2 साल में एक प्लॉट ले लेते हैं, एक मकान ले लेते हैं, एक वो ले लेते हैं, तो हम कहेंगे मंगल मद्दा नहीं है। और अगर वो मकान दे ही नहीं रहा, प्लॉट लेने जाओ तो पंगा, लोन लेने जाओ तो पंगा, रिश्तेदारों से कर्ज मांगो यार मकान बना लेंगे, 10-20 लाख की मदद कर दो तो कोई दे नहीं रहा, और वो आदमी भटक रहा है बुरी तरीके से, तो हम कहेंगे मंगल मद्दा है, जिससे उसको बेचारे को मिल नहीं रहा। बद तो जो है दसम भाव में बैठ के मंगल भी बद हो जाता है। मंगल बद मंगल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता ना, वो सूर्य बुध की स्थिति, राहु की स्थिति, बुध शुक्र की स्थिति पर डिपेंड करता है मंगल बद का होना। यानी अन्य सिचुएशन के कारण मंगल बद होता है, खुद के कारण नहीं। इसलिए कौन सी भी सिचुएशन बताएं। तो बद में सर एनर्जी बढ़ जाती है या क्या एग्जैक्टली बढ़ भी डिफरेंस क्या सकती है, आता है? बढ़ भी सकती है, बढ़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। देखो अच्छा। साहब, मंगल बद का मतलब क्या हुआ कि बिना मतलब की बहस। जी। और जिस आदमी में बहस करनी है, जिस आदमी ने, और नेगेटिव बहस करनी है, उसमें 100% एनर्जी ज्यादा ही होती है पॉजिटिव आदमी से। वो उसका काम है कुछ लिख दो गलत, ऐसा लिख दो, ऐसा क्रिटिसाइज कर दो बंदे को, या किसी को सुना दो कुछ, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज्यादा है भाई। ठीक है सर, थैंक यू। वो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो वाद विवाद करेगा, वो पंगा करेगा, बस में चलते हुए पंगा करेगा, ट्रेन में चलते हुए पंगा करेगा, तो डेफिनेटली एनर्जी उसके पास ज्यादा है। सर सर अभी बोल रहा हूँ। इसी मंगल वध से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अगर आपका आपका परमिशन आ गया हो तो पूछ सकता हूँ। बताइए। सर मेरे एग्जाम्पल कुंडली में जब मैंने देखा तो आपके सूत्र को फॉलो कर रहा था, तो दो सूत्र ऐसे बोल रहे हैं मंगल वध है, दो दो एक दो सूत्र ऐसे बोल रहे थे कि मंगल ठीक है। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें? पहले तो बताओ, सूर्य बुध एक साथ है आपका? हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली मैं अपना कुंडली डिस्कस नहीं करना चाहता, बट मेरे पास एग्जाम्पल कुंडली मेरा ही है। नहीं सूर्य नहीं, बुध कोई एक बात साथ है, उसके साथ नहीं, में मैं जो जुपिटर भी है पूछ रहा हूँ उसी का जवाब देना है, मैं यही नहीं पूछ जी रहा कहाँ बैठे। जी जी। सूर्य बुध एक रा, साथ है। राहु पांचवे में या नौवे में बैठा है? राहु नौवे में है सर। हाँ, तो मंगल बुध हो गया। अब दो सूत्र कैसे समझ में आए? एक में कहा है यदि सूर्य बुध एक साथ हो जाए तो मंगल बुध जो है मंगल नेक हो जाता है। हम्म। और एक सूत्र में जगह बताया कि राहु अगर पांचवे में या नौवे में बैठ जाए, या मंगल बुध बुध या है। शुक्र नवम में बैठ जाए, तो मंगल बुध हो जाता है। हाँ सर। यहीं पर कंफ्यूजन है। हाँ। हाँ, अब समझना बात को। मंगल बुध की जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी वही रहती हैं, पर सूर्य बुध के मिलने से मंगल बुध का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हाँ। काफी हद तक कम हो जाता है। ओके सर। जैसे मंगल बुध वाले गुस्से में आकर के अपना खुद का काम बिगाड़ लेते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए झगड़ा कर लेते हैं और चाहे खुद का नुकसान करवा लें, तो ये हो गया मंगल बुध। हम्म। पर जब सूर्य बुध मिलेंगे तो वो कहेंगे झगड़ा तो मैं करूंगा, पर अपना नफा और फायदा जरूर देखूंगा, मतलब नफा नुकसान देख लूंगा, कि जी सर। ऐसा तो नहीं है मुझे नुकसान कर जाएगा आदमी, या जी सर। मुझे लॉस हो जाएगा। भाई मैं बॉस से झगड़ा तो करना चाहता हूं, पर इस शर्त के ऊपर नहीं कि बॉस मुझे जॉब से ही बाहर कर दे। हम्म। अगर बॉस ऐसा है जो एक्शन ओरिएंटेड है, तो अपन पंगा नहीं लेंगे, फिर तो हाथ जोड़ के काम करेंगे। तो मंगल बुध का दुष्प्रभाव जो नेगेटिव पॉइंट था वो तो काफी हद तक कम हो गया ना। यही बात मैंने समझाई थी कि सूर्य बुध के एक साथ आ जाने से
उसका जो जी नेगेटिविटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है। जी तो आदमी झगड़ा तो करेगा, पर वो सोच समझ के करेगा। हमने देखा कोई हल्का सा शरीफ सा आदमी है, उसको धमका देगा, उससे लड़ मरेगा 1 मिनट में। हमने देखा तगड़ा सा आदमी हो गया, यार ये तो ठीक नहीं है, कल बात करेंगे इससे तो, ठीक है ना। तो वो अपना नफा नुकसान देखने लग जाता है। ये फर्क है सूर्य बुध के एक हो जाने से। जी मंगल बद ही रहता है, पर जब सूर्य बुध एक साथ हो जाता है तो व्यक्ति अपना नफा नुकसान देख लेता है और समझदारी से अपना काम निकालने में तेज होता है। पर जहां उसको लगता है यहां मुझे कोई आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहां वो झगड़ा करने में, डिबेट करने में, अनवांटेड डिबेट करने में बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करेगा, लगा रहेगा अपना, जीत के मानेगा। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है सर, थैंक यू।